यदि लोहा ना हो तो क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न को जानते हैं। इससे पहले हम यह जानते हैं कि लोहा का उपयोग क्या होता है। आज जितने भी चीज़ देखते हैं हम, देखिएगा, जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह घरेलू सामान हो, चाहे वह हथियार हो, चाहे जो भी चीज़ हो, सब में लोहा का यूज होता है। ठीक है, तो इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि लौह युग क्या है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हम जान लिए हैं कि मानव ने कैसे पहले पाषाण युग अर्थात पत्थर का उपयोग किया, उसके बाद कांस्य युग आया और किस तरह से कांस्य युग के बाद जो है लौह युग का प्रयोग होता है। ठीक है, आज भी हम लोहा का प्रयोग काफ़ी मात्रा में करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, लोहा जो होता है एक तत्व होता है, इसको हम Fe से व्यक्त करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है, अब देखिएगा, लौह युग क्या है? तो लौह युग का मतलब वह होता है कि जिसमें बड़े पैमाने पर लोहा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से लौह युग की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत लगभग 800 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है, जो कि जैसे ही ताम्र पाषाण युग और फिर जो कांस्य युग खत्म होता है, उसके बाद लौह युग की शुरुआत हो जाती है। लौह युग की शुरुआत होने से क्या होता है? लोहा जो है यह कांसा और तांबा से काफ़ी मजबूत होता है, जिससे जंगलों को साफ करने और कृषि कार्य में विस्तार हुआ। ठीक है, और कृषि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ राज्यों की स्थापना भी होती है और अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और लोग काफ़ी रूप से अस्थायी होकर रहना सीख लिए थे। तो इस युग के बारे में जानते हैं। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी तरह से युगीन सभ्यता में यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। तो इस वीडियो में हम फारस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इन सभी के बारे में तो अध्ययन कर लेंगे, लेकिन भारत की वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन के लिए हम दूसरी वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए विश्व के इतिहास को जानना काफ़ी आवश्यक है, तभी जाकर हम कंपेयर कर सकते हैं और फिर जो है एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यूनान की सभ्यता के बारे में देखिए। यूनान, जिसे ग्रीस भी कहा जाता है, यह बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक छोटे से टापू से मिलकर बना हुआ भूभाग है। एजियन सागर के पास स्थित यह सभ्यता है, इसलिए इसको एजियन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनान को विद्वानों ने यूनानी सभ्यता को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इस मतलब 3 कालखंडों में विभक्त किया है। ए है हेलेडिक, जो कि 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और 1100 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक हेलेनिक समय आता है। फिर हेलेनिस्टिक जो है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर और 30 ईस्वी पूर्व तक जाता है। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व तक स्पर्टा और एथेंस ग्रीस के 2 बड़े महानगर बन गए थे। उसी समय ग्रीस में मकदूनिया नाम का एक शक्तिशाली राज्य भर कर आया। चूंकि ग्रीस जो है, यूनान जो है, काफ़ी छोटे छोटे मतलब राज्यों में विभक्त था, लेकिन जो मकदूनिया था वह धीरे धीरे अब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और वहाँ का राजा फिलिप बनता है, जो 359 ईस्वी पूर्व में सम्राट बनता है, और उसके पुत्र था अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहा जाता है। उन्होंने विश्व विजय की सपना देखा और पूरे जो साम्राज्य को विश्व विजेता बना भी। ठीक है, मतलब भारत की सीमा तक आया था, जिसका वर्णन जो है भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, एक और युद्ध होता है 300 भले 490 ईस्वी पूर्व में फारस और यूनान के बीच में, जिसे मैराथन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फारस का राजा कौन था? डेरियस था, वो काफ़ी शक्तिशाली था। यूनान जो है भारतीय जैसा ही, उसमें बहुत सारे देवी देवता और दार्शनिक हुए हैं। उसमें से प्रथम दार्शनिक है सुकरात, जो एथेंस के प्राचीन यूनानी दार्शनिक है, और वे सुकरात जो थे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है और वे प्लूटो के गुरु थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्लूटो। प्लूटो जो थे सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं अरस्तु, जो महान दार्शनिक है, और यह प्लूटो के शिष्य थे जबकि सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु के साथ साथ यह भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, सभी विषयों पर जो है रचनाएं की है। ठीक है, उनका जन्म एस्टेगोरिया नामक शहर में हुआ था, अरस्तु का, और उनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, राजनीति पर प्रमुख ग्रंथ है, वह है पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए, भारतीय देवी देवता जैसे भी यूनान के देवी देवता थे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आकाश के देवता जी ही थे, समुद्र का देवता पोर्डिस
और सूर्य को अपोलो कहा जाता था, विजय की देवी एथना, और तमाम तरह के बहुत सारे देवी देवता वे लोग मानते थे। मतलब उस सभ्यता में मूर्ति पूजक था, बहुदेवादी भी था, ठीक है। अदृश्य ईश्वर की कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन ईसाई धर्म जैसे ही फैला, ठीक है, तो इन सभी इस मतलब मूर्ति पूजक वाले को और जो तमाम तरह के देवी देवता को मानते थे, इनको जो है शैतान करार कर दिया गया और ईसाई धर्म मतलब वहाँ पर फैला दिया गया, ठीक है। इसके बाद इस सभ्यता का अंत हो जाता है। अब देखिए रोम की सभ्यता आता है दूसरे नंबर पर। रोम जो है इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। रोमवासी ने एक गणराज्य की स्थापना की 510 ईस्वी पूर्व में, और उसके बाद वो एक सीनेट भी स्थापित किया। जो सीनेट मतलब बुजुर्गों का एक समूह होता था, और वे ही मतलब नेतृत्व करते थे साम्राज्य का, राज्य का, ठीक है। 200 ईस्वी पूर्व तक रोम जो है शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, ठीक है। उसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र के नियंत्रण में कार्थेज जैसे प्रतिद्वंदी को भी परास्त कर दिया था। और इसमें 3 वर्ग थे। रोमन साम्राज्य जो था 3 वर्गों में विभक्त था। पैट्रिशियन जिसे कुलीन माना जाता था, और प्लेबियन जो आमजन थे, और उसके बाद तीसरे पर आता है गुलाम, ठीक है। श्रम पर आधारित थी अर्थव्यवस्था वहाँ की, ठीक है। रोमन गुलाम, धनी लोग जो थे वे गुलाम को रखते थे। अब देखिएगा यह जो है रोमन साम्राज्य है, ठीक है। अभी देखिए इस बता है रोम एक गणराज्य भी था, और इसमें जो शक्तिशाली राजा होता था, मतलब कि ऐसे तो चुना जाता था, सीजर को चुना जाता था, राजा को चुना जाता था, लेकिन वे तानाशाह बन बैठे थे, जिसके कारण विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। सीजर की मतलब कि राजा की हत्या कर दी, और इस प्रकार से रोम में गृह युद्ध छिड़ जाता है। गृह युद्ध के बाद अगस्ट सीजर जो है रोम का सम्राट बनते हैं। अगस्ट जो है काफ़ी अच्छे मतलब शक्तिशाली राजा बनते हैं, प्रथम शक्तिशाली राजा बनते हैं, जिसका साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल जाता है। अगस्त के शासनकाल में ही पैगंबर ईसा का जन्म होता है बेथलेम में, और एक नए धर्म की शुरुआत होती है जिसे ईसाई धर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगस्त के समय में यह मतलब तीनों महादेश में फैला हुआ उसका साम्राज्य था रोम, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको दिखाएगा अफ्रीका, एशिया और फिर जो है यूरोप में फैल गया था। उसके बाद आता है फारस। फारस मतलब कि आधुनिक ईरान। यहाँ पर आर्य कबीला लोग रहते थे, और मिडिज नाम की एक शाखा थी, ठीक है। मिडिज नामक उसकी एक शाखा थी जो पश्चिम में रहती थी आर्यों की। और मिडिज ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसे ईरान का विशाल इलाका शामिल था। पहले फारसियों को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा, और पारसी राजाओं में से एक साइरस जो था, वहाँ का एक प्रमुख शासक जो था साइरस, जो 550 ईस्वी पूर्व में पारसियों को एकताबंद किया और मिडिज को पराजित कर एकेनमी साम्राज्य की स्थापना की। उसने ताकतवर सेना संगठित की और एक एक करके बेबीलोन, असीरिया और एशिया माइनर को जीत लिया। दारा प्रथम ईरान का महान सम्राट था। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर तक फैल गया था, ठीक है। हिंद आर्यों की तरह पारसी भी पहले प्राकृतिक पूजक थे और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। वे सूर्य, आकाश और अन्य देवी देवताओं को मानते थे। आग को वे पवित्र मानते थे, ठीक है। लेकिन बाद में तथा पशु की बलि भी देते थे, बहुत सारे कर्मकांड करते थे। लेकिन एक धार्मिक उपदेशक आए, जरायुष्ट, उन्होंने बताया कि तमाम देवताओं के ऊपर आहुर मौजूद है, ठीक है, और वे स्वर्ग और प्रकाश का मालिक हैं, जो लोगों को ताकत और ऊर्जा देते हैं। जरायुष्ट ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे हम पारसी धर्म कहते हैं। पारसियों का पवित्र ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता है, ठीक है। और इस ग्रंथ जो ज़ेंदावेस्ता है, इसके बहुत सारे मतलब शब्द ऋग्वेद से मिलते हैं। यहाँ पर पारसी साम्राज्य को दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है चीनी सभ्यता। 2852 ईस्वी पूर्व में राजा फूसी का शासनकाल माना जाता है। जो फूसी जो था चीनी साम्राज्य की नींव डाली, और चिन वंश के शासक ने ही उसी के नाम पर जो है चिन साम्राज्य की नाम रखा गया, ठीक है। इसमें प्रमुख वंश जो थे सांग वंश, चाओ वंश, चिन वंश, और उसके बाद में आता है हान वंश। चिन वंश काफ़ी शक्तिशाली रहता है, और उसी के एक प्रमुख शासक है सिंह हुआंगटी। इन्होंने चीन की दीवार को बनवाया है, ठीक है। चीन में भी धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, जिसके अग्रदूत थे 2 व्यक्ति, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस,
कन्फ्यूशियम का उद्देश्य था प्रकृति की ओर लौटो, और कन्फ्यूशियम का उद्देश्य था सदाचारी बनो, प्राचीन रीति रिवाज के प्रति आदर की भावना रखो। ठीक है, तो ये थी चारों सभ्यता के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत की वैदिक सभ्यता के बारे में, क्योंकि भारत के इतिहास को जानना है। ठीक है, तो विश्व के इतिहास को थोड़ा बहुत हम अध्ययन कर लिए।